हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों फिर आप लोग मना करते हो कि मैडम कमेंट्स पे ध्यान मत दो मत दो मत दो, ऐसा बार बार बोलते हो। लेकिन मेरी आदत है कमेंट्स पढ़ने की कि लोग मेरे बारे में लिख क्या रहे हैं। इग्नोर भी नहीं कर सकती मैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरे ही लोग मेरे लिए नेगेटिव लिख रहे हो। 90% लोग मेरे फेवर में हैं तो 10% लोग अपोजिट में हैं, और ऐसा होता है ना। और क्योंकि सभी लोग आपको सही नहीं समझेंगे, कुछ लोग आपको सही समझेंगे तो कुछ लोग गलत समझेंगे, क्योंकि जिनके साथ नहीं बीता है वो नहीं समझ सकते मेरी प्रॉब्लम को कि मेरे साथ मेरी लाइफ में क्या होके पड़ा हुआ है। उन्हें ये लग रहा है कि मैडम झूठ तो नहीं बोल रही हैं, ऐसा कुछ। देखो, मैं तो सिर्फ इतना बोल सकती हूँ कि मेरा भगवान जानता है कि मेरे साथ क्या है, और मेरे साथ आपको ऐसा लगता है तो यदि आपने जो स्टॉक पे मेरी वीडियो देखी है तो उस पर भी देखो कितने फ़ोटोज़ वगैरह भी लगे हुए हैं जो प्रूफ वगैरह हैं। बाकी आपको ऐसा कुछ लगता है, किसी के भी माइंड में ऐसा आता है, तो आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, है ना, या यहाँ आके पता कर सकते हो विदिशा में, तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा मेरे बारे में। चलिए, एक बात तो ये हो गई दोस्तों। दूसरी बात ये है दोस्तों कि एक और क्वेश्चन आया मेरे पास। ये एक ने नहीं, मुझसे कई लोगों ने पूछा, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसका भी रिप्लाई दे देती हूँ। मेरे पास क्वेश्चन आया था दोस्तों कि जब मेरे राधिका मिष्टी के जो पापा हैं उनकी डेथ हुई थी, तब उनकी जो दूसरी वाइफ थी वो कहाँ पर थी। देखो दोस्तों, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मेरे रहते हुए शादी की थी। मेरे से जब उनका डाइवोर्स नहीं हुआ था, 2013 की बात है, जब मिष्टी हुई थी 2013 में, जब मैं हॉस्पिटल में पड़ी थी। दैट टाइम पर मेरा ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन से बच्चा हुआ था मेरा, और वो इंसान अपनी दूसरी वाइफ के साथ हनीमून मनाने गया था अजमेर। ठीक है, तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि ये मुझे अंदाज़ा हो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़, क्योंकि हर वाइफ को पता चल ही जाता है यार कि क्या प्रॉब्लम है। अपने हस्बैंड को तो वो जरा पहचान जाती कि कहाँ भटक चुके हैं वो। ये तो चलो ठीक है, ये चीज़ तो मैं आप लोगों को सब बता चुकी हूँ कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, बहुत बार आप लोग सुन चुके हैं। लेकिन आप लोग को ये बता दूँ कि मेरे रहते हुए यदि उनने दूसरी शादी की है तो वो वाइफ नहीं कहलाएगी, ये तो आप लोग भी जानते हो। हाँ, मेरा डाइवोर्स हो गया था, उसके बाद यदि ये शादी करते तो वो मान्य भी होती, है ना। लेकिन एक वाइफ के रहते हुए दूसरी शादी करी आपने, वो मान्य नहीं थी। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये उसके साथ 4 महीने भी नहीं रह पाए। वो घर नहीं आई रहने के लिए, मैं आपको ये बता दूं, घर में लेके नहीं आए थे, क्योंकि वो सेम प्लेस पर ही थे। मतलब जहाँ मैं रहती हूँ विदिशा, विदिशा ही मेरी ससुराल है, मायका। ऐसे ही वो भी अपने मायके में रहती थी, उसके ऑलरेडी 2 बच्चे थे, तो उनके ही साथ वो जाके रहते थे, लेकिन घर में लेके नहीं आए थे, क्योंकि घर में तो मैं थी ना ऊपर, इसलिए। तो क्या हुआ कि 4 महीने भी वो लेडी इनको नहीं झेल पाई, आपको मैं बता दूं, क्योंकि मुझे मालूम था इस इंसान की आदतें कैसी हैं, रहना तरीका सब मुझे मालूम था ना कि वो कैसे हैं। कोई औरत उन्हें नहीं सह सकती। मैंने उन्हें 14 साल सहन कर लिया था, मैं कह रही ना, वो औरत उन्हें 4 महीने भी नहीं सह पाई, और ये लौट के मेरे पास वापस आ गए थे। इन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी बहुत कि मेरे से गलती हो गई है, ये सब बहुत कुछ ऐसी बातें बोली कि मैं फिर पिघल गई थी, और हम लोग रहने लगे थे साथ में। लेकिन क्या हुआ कि उस औरत को ये सब पता चला कि ये इंसान मेरे साथ वापस आ गया, तो उसने इनके ऊपर 376 लगा दी थी धारा, केस कर दिया था। और 376 के आफ्टर मैरिज, मतलब फोर्स करके रैप करना, ये सब चीज़ें थी उसमें धारा में। और भी कि हमें धोखा दिया, चीट किया है, इस तरीके की धाराएं लगाई थी। ये है, तो फिर सवाल ही नहीं उठता था कि जब इनकी डेथ हुई थी, वो केस वेस का तो मुझे नहीं मालूम फिर क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि केस चल रहा था, इतना मुझे मालूम है कि उस औरत ने भी इनके ऊपर 2 से 3 केस लगाए थे, ये मुझे मालूम है। तब जब इनकी डेथ हुई तो वो औरत मुझे कहीं भी नहीं दिखी। मैं बता दूं आप लोगों को, वहाँ पर मैं गई थी बच्चों को लेके, और दूसरे दिन भी जब वो 13वां हुआ था उज्जैन जाकर,
तब भी राधिका को लेके मैं वहाँ पर गई थी, क्योंकि उन्होंने खुद मुझे बुलाया था वहाँ पर उसके लिए, तेरवे के लिए। जिस दिन डेथ हुई थी उस दिन नहीं बुलाया था दोस्तों, वो तो मुझे मोहल्ले वालों से पता चला था। लेकिन राधिका ने फ्यूनरल किया, अंतिम संस्कार किया, तो वो जो तेरहवीं का पूजन होता है ना, तो पंडितों ने बताया कि जिसने अंतिम संस्कार किया है वो ही तेरहवीं का पूजन करेगा। तो वो तेरहवीं का पूजन करने के लिए दूसरे दिन राधिका को बुलाया। अब राधिका को तो मैं अकेले नहीं जाने देती, तो फिर मैं उसके साथ गई थी उज्जैन। ऐसा तो बस मैं यही कहना चाह रही हूँ दोस्तों कि मुझे नहीं मालूम वो औरत कहाँ थी, क्या थी, कैसी थी और कहाँ है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि मैं किसी की लाइफ में झाँक रही हूँ। जब उस इंसान से मेरा ही रिश्ता टूट गया था 2017 में, तो मैं क्यों उसके बारे में सर्च करती फिरूं कि वो किसके साथ रह रहा है, किसके साथ नहीं रह रहा है, वो जो दूसरी वाइफ है वो कहाँ चली गई, क्या कर रही है अपनी लाइफ में। मैं ये सब सवाल क्यों मतलब अपने मन में लाऊं और दूसरों से इनके आंसर जानूं, क्योंकि मुझे बैक में देखना ही नहीं था ना, पास्ट में मेरे साथ क्या हुआ है मैं वो सब देखना ही नहीं चाह रही थी दोस्तों। क्योंकि मैं देखूं मुझे खुद भी दुख हो, और फिर मुझे खुद से ही मतलब लोगों ने जब मुझसे बोला कि मैडम आपको दूसरी शादी करना चाहिए, आपकी एज नहीं है, 2 बच्चे हैं अभी, माँ बाप के साथ भी कब तक रहोगी, तो मेरे माइंड भी ऐसा वॉश कर दिया था। जैसा मैंने आप लोग को बताया कि दूसरी शादी के लिए मेरे पेरेंट्स ने ढूंढा, मैट्रिमोनियल साइट से सब कुछ हुआ, लेकिन उसमें भी मेरे साथ इतना बड़ा चीट हुआ कि सब कुछ मतलब मेरा बर्बाद हो गया, पहली शादी से भी दूसरी शादी से भी। और जब वहाँ गए, जब उनकी डेथ हुई राधिका के पापा की, तो मुझे वो औरत कहीं भी नहीं दिखी और ना मैंने जानना चाहा। मुझे क्या करना था, मुझे तो खुद ऐसा लग रहा था कि ये इंसान समय रहते सुधर जाता तो आज परिवार कुछ और होता, ना हम बिखरे होते ना वो बिखरा होता। तो इंसान नहीं संभलता ना दोस्तों, उसको वक्त रहते समझ में नहीं आता। लेकिन मुझे कहीं से ये पता ज़रूर चला था दोस्तों कि उसे रियलाइज़ हुआ था लास्ट टाइम कि मेरे से गलती हुई है। ये मुझे पता चला था उसी के कुछ दोस्तों के माध्यम से, कि जो उनके साथ रहते थे, तो वो उनसे मतलब बीमार तो थे, वो तो बार बार यही बोलते थे कि मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ी मांगना है, मंजू से बच्चों को देखना। लेकिन उनकी माँ ने कभी ये सब मतलब बताया भी नहीं, और वो होने भी नहीं देती, मुझे मालूम है। उन्हें ये नहीं था कि उनका लड़के को लास्ट टाइम पछतावा हो रहा है कि उसने लाइफ में कुछ नहीं किया, तो वो चीज़ हम तक नहीं पहुंचाई गई। तो हम कैसे जाते वहाँ पे, आप लोग खुद बता दो। आप लोग बोलते हो कि आपको लास्ट टाइम वहाँ पे जाना था, तो लास्ट टाइम हमें पता तो चलता। हाँ ठीक है, यदि मोहल्ले वालों ने हमें बता भी दिया कि उसकी तबीयत ख़राब है, और मैं यदि वहाँ पहुँच जाती और फिर उसकी माँ हड़कंप मचाती, तो क्या करते मेरे पेरेंट्स। अब मैं जिम्मेदारी तो मैं अपनी पेरेंट्स की हूँ ना, तो मेरे पेरेंट्स ने यदि मुझे मना कर दिया कि आपको नहीं जाना है, तो मैं वो कदम कैसे उठा सकती हूँ, आप लोग खुद बताइए। क्योंकि छत्र छाया में तो मैं अपने पेरेंट्स की रह रही हूँ ना। तो ये होता है, आप लोग खुद समझ सकते हो ये चीज़ को। जो अपनी लाइफ में भुगत के बैठा है ना दोस्तों, वो बहुत अच्छे से मेरी बात को समझ सकता है कि मैं किन परिस्थितियों से गुजर चुकी हूँ और यहाँ तक पहुँची हूँ गुजर के। कितनी हिम्मत जुटाई होगी मैंने, कितने आंसू बहाए होंगे, कहाँ मतलब इवन सुसाइड तक का भी कितनी बार सोच लिया होगा। इवन मन में कितनी बार ये भी आ गया था कि बच्चों को भी जहर दे दो और खुद भी खा लो, लाइफ बिल्कुल फिनिश कर लो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसमें इन दोनों की क्या गलती है, राधिका मिष्टी की क्या गलती है यार, मेरे को ही पाप पड़ेगा। आज मैं इस तरीके का कोई भी कदम उठाती तो क्यों ना मैं इस सब चीज़ों को फाइट करूं, इनसे मैं निकलूं बाहर। ज़िंदगी ये नहीं है कि उसको ख़त्म कर दो, अनमोल होती है यार ज़िंदगी, अनमोल होती है, जीवन अनमोल है, भगवान का दिया हुआ है, तो इसे मैं अपने हाथ से तो ख़त्म नहीं करूँगी। लास्ट में मैंने यही डिसाइड किया और बहुत मेहनत की दोस्तों, आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ मेहनत करके। और मैं पिछली बातें सोचना भी नहीं चाहती, मैं सच बताऊँ। मैं अपने आप को इतना बिजी रखती हूँ सुबह से शाम तक कि मेरे माइंड में कुछ भी ख्याल नहीं आए,
क्योंकि मैं थोड़ा सा भी सोचती हूँ तो मैं फिर टेंशन में आने लगती हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अभी आगे फ्यूचर के बहुत टेंशन है बच्चों को लेके, दोनों बेटियों को लेके। राधिका 12th में आ गई हैं इस साल, और आप लोग खुद समझ सकते हो कि उनके आगे की स्टडी के लिए मुझे उन्हें बाहर भेजना है, उन्हें प्रिपरेशन कराना है, उन्हें क्लैट का एग्ज़ाम देना है, क्लैट की तैयारी करेंगी वो इस साल। तो आप खुद सोचो कि मैं क्या ये सब टेंशन लेके चलूँ पिछले वाले, कि मेरी लाइफ में क्या होके पड़ा है, हा? और आप लोग खुद भी सोचो मेरे से इस तरीके के आप लोग बार बार क्वेश्चंस पूछोगे तो कहाँ तक सही है दोस्तों। खैर लीव इट। और मैं ये सोचती हूँ कि आप लोगों ने पूछा है तो मैं फिर ये सोचती हूँ कि किसी के मन में भी मेरे प्रति कोई डाउट ना आए। वो फिर देखो आप लोगों का सोचना है, ये आप लोगों का समझना है, किसी की भी मैं सोच नहीं बदल सकती अपने प्रति। ये है आप लोगों का सोचने का नज़रिया जैसा भी है, आपने जितना मुझे ऑब्जर्व किया है, जो यदि मुझे समझते होंगे तो वो शायद सही समझ रहे होंगे, जिन्होंने मुझे ऑब्जर्व नहीं किया होगा ना तो वो मुझे फेक ही समझ रहे होंगे। तो ठीक है दोस्तों, शायद आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि मुझे उस लेडी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है कि क्या हुआ था, केस कितना चला था, कितना ख़त्म हुआ था। मैंने कभी जानने की भी इसको कोशिश भी नहीं की, क्योंकि मैं जानना भी नहीं चाह रही थी ना कि मुझे क्योंकि मैं जब वहाँ से निकल आई थी तो वो इंसान किसी के भी साथ रहे, मुझे उससे क्या, ये है। क्योंकि मैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई थी, मैंने भी शादी की थी, लेकिन वो बाय लक सक्सेस नहीं हुई। 2-4 दिन में ही सब 2-4 मतलब वो तो 2-4 बार ही आया था, मतलब मैं रही तो हुई नहीं हूँ ना उसके साथ। दूसरे जो शादी हुई थी मैं उसके साथ कभी विदिशा से बाहर ही नहीं गई हूँ दोस्तों। ये है क्योंकि उसने तो चीट किया था ना हम लोग के साथ। उसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि हमारे घर की उसको शॉप दिख गई थी कि इनका ज्वेलरी का शॉप है इनके फादर का, मेरा गोल्ड लेके चला गया था। वो तो चोर था, ये है, उनका काम ही यही था चोरी करना, दोनों हस्बैंड वाइफ का, ये है। तो और उसने मेरे से अलावा भी मेरे को पता चला था कि बहुत सारी लेडीज़ के साथ चीट किया है। और एक कोई झारखंड की लेडी है, जब मैंने केस किया था, अभी केस चल रहा है, तो तब सारी बातें खुली कि कोई झारखंड की लेडी है, उस विडो लेडी है, उसने मैट्रिमोनियल साइट से उसको भी फंसाया और उस लेडी से उसके 10 लाख रुपए ले लिए थे उसने। तो उसका भाई बहुत तेज़ था, फिर मतलब उसको पकड़ा, केस तो नहीं किया उसने, वो राजनीति में था ऐसा मुझे पता चला। ये क्योंकि उन लोगों ने मेरे से फिर कांटेक्ट किया था बाद में कि मैडम मतलब आपके साथ, क्योंकि जब पुलिस जब मुखबरी करती है सारी चीज़ तो सब चीज़ खुल जाती है दोस्तों। उसके पास्ट का भी खुल गया कि उसकी तो यही चीज़ थी कि मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाना, औरतों को बेवकूफ़ बनाना जो डाइवोर्सी मैट्रिमोनियल पर रहती हैं, क्योंकि वो परेशान रहती हैं, उन्हें लगता है उनकी लाइफ बच जाए, तो ऐसे लोगों को वो चीट करता था। तो ये उनका धंधा था। तो खैर छोड़ो, अपन को वो चीज़ तो ख़त्म ही हो गई है, उसके लिए मैं नहीं सोचना चाहती। तो चलिए दोस्तों, आज वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। और अभी भी मैं अपनी दीदी के ही घर हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा। मैं संडे को यहाँ से निकलूँगी क्योंकि बहुत टाइम हो गया मुझे यहाँ रहते हुए। संडे तक पूरा 11वां दिन हो जाएगा मुझे। और ये 5 साल में मैं यहाँ पर आई हूँ, तो दीदी ने मुझे जाने नहीं दिया। उन्हें लगा कि यार मतलब लड़की मतलब बहुत परेशान है, इतने टाइम में आई तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा। एक जैसी लाइफ जीते जीते भी अपन लोग यार परेशान हो जाते हैं, तो थोड़ा सा चेंज आना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो अच्छा लग रहा है मुझे, आप लोग देख ही रहोगे मेरे वीडियो में। मतलब मैं खुश हूँ, मस्त हूँ, अच्छी हूँ, सच बता रही हूँ। मुझे कोई ऐसा टेंशन नहीं है, मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे बहुत। और सब लोग इतने कोऑपरेटिव हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं सब। दीदी के मम्मी पापा सब लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, सब लोग, सच बता रही हूँ कि इतना मेरे साथ हुआ तो सब लोग मेरे साथ सिंपैथी रखते हैं अच्छे से, मतलब और अप्रिशिएट करते हैं कि मंजू तुम अपने दम पे इतना आगे बढ़ पाई। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है दोस्तों, सच बता रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी। और अभी एक खुशखबरी दूंगी आपको कल सुबह, तो ज़रूर आप लोग मेरा ब्लॉग ज़रूर देखना कल सुबह का, कि मैं आप लोगों को क्या खुशखबरी देने वाली हूँ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक यूट्यूबर के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि नहीं बता रही हूँ आप लोग कल सुबह ही देखना दोस्तों, ठीक है। तभी के लिए बाय बाय, मिलती हूँ आपसे कल सुबह फिर से।